हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाएं। मेरा नाम योगेंद्र कुमार और मैं बात कर रहा हूँ नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर के बिहाफ पे। चलिए, अब हम चैप्टर 3 के साइड चलते हैं। ऑलरेडी चैप्टर 2 उसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको डिलीवर हो चुका है। और अब हम चलते हैं चैप्टर 3 के ऊपर, जिसका टॉपिक है कस्टमर मनी मेकिंग मॉडल। कस्टमर मनी मेकिंग मॉडल क्या होता है? कस्टमर मनी मेकिंग मॉडल होता है जब आप अपना बेनिफिट्स ना देख के, जब आप अपना बिजनेस ना देख के अपने कस्टमर को बेनिफिट्स देते हैं। जब आप अपने कस्टमर्स को बेनिफिशरी करने के बारे में सोचते हैं और उसको लाभ देने के बारे में सोचते हैं। यानी कि आप जो बनाने वाले हो, जो मॉडल बनाने वाले हो, ये एक अमेजिंग मॉडल होता है। बड़ी बड़ी कंपनी इसको फॉलो करती है और बड़ी बड़ी कंपनी इसी पैरामीटर से सबसे ज़्यादा सफल होती है। यहाँ पे जो माइंडसेट होता है कंपनी का या उस मैनेजमेंट का, जो ऑलरेडी बड़ी फर्म होती है या बड़ी कंपनी होती है, उसमें वो सिर्फ और सिर्फ अगर प्लान करते हैं तो वो प्लान करते हैं कि जो हमारा कस्टमर हो, जो भी हमारा क्लाइंट्स हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बेनिफिशरी किया जाए, कैसे लाभार्थी बनाया जाए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आज जो टॉपिक होगा हमारा, यही टॉपिक होगा। बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, गलती से भी मिस मत करना। ये आप यहाँ पे प्रैक्टिकल सीखोगे। प्रैक्टिकल मतलब कि आपको मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा कि इसमें कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ होता है और कौन कौन से पॉइंट्स का, कौन कौन से जो क्रिटिकल फैक्टर्स होते हैं उनका ध्यान आपको रखना होगा। चलिए, अब हम चलते हैं। अगर आपने इस मॉडल को अच्छे से समझ लिया तो डेफिनेटली कस्टमर्स आपसे कभी भी डिस्काउंट ऑफर स्कीम इस चीज़ की डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि कस्टमर मेकिंग मॉडल उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। जब कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपसे मिलने लगता है ना, तो वो आपको छोड़ के कहीं और जाने की प्लानिंग नहीं करता। वो एटलीस्ट कहीं और फोकस करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको अपना बेनिफिट साफ साफ दिखता है, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो चलिए अब हम नीचे चलते हैं। इसमें दरअसल ये होता क्या है, इसमें कस्टमर्स को कौन कौन से बेनिफिट्स आप देते हो। कस्टमर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी कि जो भी क्लाइंट्स आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो भी कस्टमर आपके साथ जुड़ा हुआ है, उस कस्टमर्स की वेल्थ क्रिएशन पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हो। यानी कि उसको पैसा कमाने के जो अपॉर्चुनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा आप देते हो। दूसरा, सक्सेस मैक्सिमाइजेशन, यानी कि आपका कस्टमर आपके साथ ज़्यादा सफल होता है। आपका कस्टमर आपके साथ ज़्यादा सक्सेस महसूस करता है और वो सफल होता है आपके साथ। ठीक है, तीसरा होता है मनी मेकिंग मॉडल। पैसा बनाने का जो मॉडल होता है वो भी आप बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ जाते हो। एक सेकेंड, 1 सेकेंड प्लीज़, 1 सेकेंड प्लीज़। ठीक है, तो और उसके बाद जो मॉडल आता है क्रिटिकल, वो आता है ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन। वो आपके साथ महसूस करता है अपनी ग्रोथ को। यानी कि उसको ये लगने लगता है कि अगर मैं इस कंपनी को छोड़ के जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। इसलिए वो आपको छोड़ के कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके साथ उसको ग्रोथ जो है ना बहुत ज़्यादा दिखती है। तो ये जो प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क आपको मैं देने वाला हूँ, ये बहुत क्रिटिकल है। और अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं, है ना। हाउ डज ऑल दिस हैपन विद योर कस्टमर्स, ये आपके कस्टमर्स के साथ ये कैसे होगा। तो चलिए अब समझते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो अब मैं एक फॉर्मेट शेयर कर रहा हूँ आपको, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है आपको। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। और अब हम चलते हैं विंडो कैप्चर के ऊपर। ये हमारी विंडो कैप्चर हो चुकी है। और अब हम अननेसेसरी की चीज़ें यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी मिले। तो हम अननेसेसरी की चीज़ें भी यहाँ से हटा देते हैं। बस 1 सेकेंड, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल पार्ट है तो इसलिए मैं इसमें ज़रा सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपको जो क्लैरिटी मिले वो प्रॉपर अच्छी तरीके से मिले।
चलिए, ये हमारी विंडो सेट हो गई है और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और दूसरी विंडो कैप्चर कर देते हैं। ये यहाँ पे विंडो कैप्चर हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब हम अपने मेन पॉइंट पे आ गए। ये ऊपर नीचे हो रहा है ना, ओके ठीक है। चलिए, अब आप इसको थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो फ्रेमवर्क मैं आपको देने वाला हूँ ये बहुत क्रिटिकल फ्रेमवर्क है और इससे आपको पता लगेगा कि भाई आप जो कस्टमर्स को देने वाले हो वो क्या देने वाले हो उसको जो बेनिफिट्स देने वाले हो वो क्या बेनिफिट्स देने वाले हो। तो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं। इसका नाम हमने दिया है एग्जीक्यूशन गाइडलाइन, यानी कि ये वो गाइडलाइन है जो एग्जीक्यूशन में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो अब हम पहले टॉपिक पे चलते हैं। पहला टॉपिक है, सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ योर कस्टमर्स, यानी कि आपको क्या करना है, आपको अपने कस्टमर्स का नाम यहाँ पे नोट डाउन करना है कि भाई जो आपका क्लाइंट्स है जिसको आप बेनिफिट्स देना चाहते हो उसका नाम यहाँ पे नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद अब कुछ पैरामीटर्स में दे रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या देखना है, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ऑफ योर कस्टमर, यानी कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो मेरा जो क्लाइंट्स है, मेरा जो कस्टमर्स है, उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स किस चीज़ से होने वाला है जो मैं उसको डिलीवर कर रहा हूँ, जो मैं उसको दे रहा हूँ। अगर मैं अपना कोई प्रोडक्ट, अपनी कोई सर्विस, अपना कोई सोल्यूशन उसको दे रहा हूँ तो उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स कहाँ से होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट पे बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है ग्रोस मार्जिन। ग्रोस मार्जिन मतलब क्या आप उसको वो प्रॉफिट देने वाले हो जो और मार्केट नहीं दे रही, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, आपका जो सॉल्यूशंस है, उसमें आप उसको ग्रोस मार्जिन बहुत ज़्यादा दे रहे हो। जैसे मान लो सपोज उसको किसी प्रोडक्ट में 10 रुपये बचते हो, किसी में 20 बचते हो, किसी में 30 बचते हो, लेकिन आप जो मार्जिन दे रहे हो वो 50% का दे रहे हो या 60% का दे रहे हो। तो उस केस में, क्योंकि प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा है, मार्जिन बहुत अच्छा खासा है, उस केस में वो कभी भी प्रॉब्लम्स में नहीं होते और कभी भी आपके साथ डील को कैंसिल नहीं करते, क्योंकि प्रॉफिट बहुत अच्छा होने वाला होता है उनको। दूसरे क्रिटिकल पॉइंट की बात कर लेते हैं। दूसरा है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है कि भाई जो भी बिजनेस होता है टोटली वो रेवेन्यू पे होता है। मान लो महीने में अगर कोई बंदा आपके साथ 20 लाख 30 लाख का बिजनेस कर रहा है तो एटलीस्ट आप उसको रेवेन्यू बहुत ज़्यादा दे रहे हो। तो यहाँ पे क्या उसका रेवेन्यू बढ़ाने वाले हो आप, या फिर आप उसका इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर होता है, आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो जीरो इन्वेंट्री पे काम करती है। जीरो इन्वेंट्री मतलब वो इन्वेंट्री रखती ही नहीं। मैक्सिमम कंपनियां आपने देखा होगा जीरो इन्वेंट्री, वो जीरो इन्वेंट्री किस लिए रखती है? बस उनको उतना ही चाहिए होता है जितना वो एक दिन में मैन्युफैक्चर कर सके, एक दिन में बना सके। क्योंकि इन्वेंट्री के लिए जो है ना, एक तो आपको गोडाउन की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे आप अपना माल स्टॉक करते हो, ठीक है। फिर उसको स्टॉक करने के साथ उसके रख रखाव की खर्चा बढ़ जाता है, फिर उसका रेंट बढ़ जाता है, उसकी बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती है। तो इन्वेंट्री में क्या होता है, जो जीरो इन्वेंट्री पे कंपनियां काम करती है वो कुछ नहीं रखती, वो सीधा मतलब पर डे लेवल पे काम करती है। पर डे लेवल पे ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस रख लिया। वो इन्वेंट्री जीरो इन्वेंट्री पे काम करती है और डेली अपना टारगेट बना के चलती है। जो भी रिजेक्शन आएगी, जो भी प्रोडक्शन होगी, जो भी A to Z होगा वो उसी टाइम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं ROI। ROI क्या होता है, थोड़ा ROI को समझते हैं। ROI होता है कि भाई एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। मान लो किसी बंदे ने आपके साथ आपके बिजनेस में 50,000 रुपये लगाए, तो अगर उसने 50,000 रुपये लगाए तो उसे अगले महीने कितना ROI मिलेगा? 50,000 उसने लगाए तो कम से कम वो एक्सपेक्ट करेगा कि 75,000 रुपये तो उसके पास आए, यानी कि 25,000 का उसको नेट प्रॉफिट होना चाहिए, या फिर उसको 15,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। एटलीस्ट उसको प्रॉफिट होना चाहिए। ROI का मतलब यही होता है कि जो भी आपका क्लाइंट्स आपके बिजनेस में पैसा लगाता है उसको ROI कितना निकल के आ रहा है। अगर उसको ROI नहीं आ रहा है, सपोज मान लो उसने आपके बिजनेस में पैसा लगाया और उसको ROI कुछ नहीं निकल के आया, उसने 50,000 लगाया और उसको 20,000 30,000 10,000 आ रहे हैं, तो डेफिनेटली क्योंकि उसका 50,000 ही रिकवर नहीं हो रहा तो वो कहाँ से दोबारा आपके पास पैसा लगा देगा। तो ROI होता है कि अगर आपने 50,000 रुपये उनसे इन्वेस्ट कराए,
अपना कोई मटेरियल भरवाया या अपना प्रोडक्ट उसको दिया, फिर उसको प्रोडक्ट देने के बाद आपने उसके साथ बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम दिया, 50,000 से उसने 75,000 का बिजनेस किया, जिसमें वो 25,000 का नेट प्रॉफिट ले गया और वो दोबारा 50,000 आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उसको बेनिफिट्स हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल चलते हैं, कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन मतलब होता है कि भाई आपने कस्टमर की टेंशन भी उसकी खत्म कर दी, कस्टमर्स को बार बार लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने ले ली। कस्टमर्स को बार बार लाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी आपने ले ली। क्या ये सारे वो बेनिफिट्स है जो आप कस्टमर्स को, इनमें से एक दो बेनिफिट्स ही दे पाओगे। अगर आप मैक्सिमम दे पाते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो, और अगर आप इतना नहीं दे पाते, एक दो या तीन ही लाभ दे पाते हो कस्टमर्स को, तो भी कस्टमर आपके साथ टिका रहेगा। उसके बाद प्रोडक्टिविटी, क्या आप उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में उसकी हेल्प कर रहे हो। उसके बाद प्रॉफिट, क्या आप उसको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दे रहे हो। उसके बाद रिजेक्शन अनसेलेबल। रिजेक्शन अनसेलेबल की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां अनसेलेबल को एक्वायर कर लेती है, उठा लेती है अपने एंड पे, और उस अमाउंट के बदले जितना भी अनसेलेबल मटेरियल्स होता है उसके बदले आपको नया मेटल दे देती है, फ्रेश मेटल दे देती है, बिना किसी पैसा लिए, बिना आपसे कोई पैसा लिए। तो क्या आप उसका अनसेलेबल रिजेक्शन कम कर रहे हो। अनसेलेबल का मतलब मैं एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। जैसे मान लो कोई कंपनी है और उसका वो कोई प्रोडक्ट बेचती है जो 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगा। अब मान लो सपोज कोई प्रोडक्ट ऐसा रहा कि उसके पास आपने 10 प्रोडक्ट रखवाए, 10 में से 8 सेल हो गए, लेकिन 2 सेल नहीं हुए, वो पड़े पड़े एक्सपायर हो गए, वो रखे रखे एक्सपायर हो गए। तो क्या वो जो 2 प्रोडक्ट एक्सपायर हुए हैं, क्या उसका भी बेनिफिट्स आप क्लाइंट्स को दे रहे हो। अगर उसका भी बेनिफिट्स है कि अगर नहीं बिका और ये एक्सपायर हो गया तो इसको हम एज इट इज उठाएंगे, और आपको जितनी कॉस्ट का भी ये होगा, जितनी कॉस्ट का भी होगा उतनी कॉस्ट का नया माल आपको देंगे। इसको बोलते हैं अनसेलेबल रिजेक्शन। ठीक है, तो क्या आप इस तरह का बेनिफिट्स कस्टमर्स को दे रहे हो। अब नेक्स्ट चलते हैं कस्टमर एक्वाइजेशन। कस्टमर एक्वाइजेशन क्या होती है कि आपने उसको कस्टमर की टेंशन भी खत्म कर दी कि सर कस्टमर की जिम्मेदारी भी मेरी, कस्टमर्स लाने की जिम्मेदारी भी मेरी, कस्टमर्स आपको ढूंढना ही नहीं है, वो मेरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको कस्टमर्स भी देंगे। रिटेंशन तो करेंगे कस्टमर्स को, लेकिन नए कस्टमर्स एक्वायर करके भी हम देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं ब्रांड इक्विटी, यानी कि जो ब्रांड में जो इक्विटी है, क्या उसमें भी आप उसको लाभ दे रहे हो। उसके बाद उसकी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हो, है ना, कैश फ्लो उसका पॉजिटिव में रख रहे हो, लिक्विडिटी उसकी सही कर रहे हो, वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी होती है कि भाई उसकी जो सेल्स की गति है वो बहुत तेज़ लेके जा रहे हो, या प्रोडक्शन की गति है उसको बहुत तेज़ कर दिया आपने, या ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को बहुत तेज़ कर दिया। तो ये सारे जो क्रिटिकल फैक्टर्स होते हैं, जो सारे मतलब बेनिफिट्स होते हैं कस्टमर्स के लिए, इनमें से आप कौन सा बेनिफिट्स अपने कस्टमर्स को देने वाले हो, इस पे आपको टिक करना है। ठीक है, आपने कस्टमर्स का नाम लिख लिया। अब ये जो मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स आपको दिए हैं, इन क्रिटिकल पॉइंट्स में आपको ये देखना है कि मेरे कस्टमर्स को किस चीज़ से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। क्या उसको ग्रोस मार्जिन से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्या उसको रेवेन्यू से प्रॉफिट होगा, क्या उसको इन्वेंट्री टर्नओवर से होगा, क्या उसको आरओआई से होगा, क्या उसको कस्टमर रिटेंशन से, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट, है ना, अनसेलेबल रिजेक्शन, कस्टमर एक्वाइजेशन, ब्रांड इक्विटी। आपको ये देखना है कि मेरा जो कस्टमर है उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स किस चीज़ से होने वाला है, और जिस चीज़ से उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हो, इसमें से 2-3 चीज़ें आपको चूज़ करनी है कि इस चीज़ से मैं आपको बेनिफिशियरी करूँगा, इस चीज़ से मैं आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाऊँगा। इस केस में क्या होता है ना, इस केस में कस्टमर्स आपके पास कहीं और जाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत अच्छे लेवल पे बिजनेस कर रहे होते हो और आप अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो। तो यहाँ पे जितनी भी बातें हुई वो किसकी हुई, वो जितनी भी बातें हुई वो सारी की सारी बातें हुई कस्टमर्स के लिए। कस्टमर के सामने जब ये फॉर्म रखा जाएगा और जब आप बोलोगे कि सर सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स आपको किससे लगता है, मैं आपका आरओआई अच्छा अचीव कराऊँ, मैं आपका ग्रॉस मार्जिन बढ़ा दूँ, मैं आपका रेवेन्यू में बढ़ाऊँ, आपको कस्टमर्स की रिटेंशन की टेंशन दूर करूँ, या आपका प्रॉफिट बढ़ाऊँ, या कस्टमर एक्वायर करने में आपकी हेल्प करूँ, तो आप उससे पूछना कि वो सबसे ज़्यादा उसको बेनिफिट्स किस चीज़ों से होगा, और जिससे उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हो वही आपको अप्लाई करना है।
जो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई ROI उसकी कम कर सकते हो कि भाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हम आपका मरने नहीं देंगे, आपको प्रॉफिट में रखेंगे हमेशा। तो सिर्फ ROI की बात करनी है, ये नहीं आप सारी चीज़ें उठा लो, क्योंकि सारी चीज़ें आप नहीं उठा सकते। बड़ी बड़ी कंपनियां सारी चीज़ें नहीं उठा सकती, कहीं पे उसको दबना पड़ेगा और कहीं पे आपको ऊपर आना पड़ेगा, कहीं पे उसको ऊपर आए वो ऊपर आएगा, कहीं पे आपको नीचे जाना पड़ेगा। तो ये बैलेंसिंग वाला सिस्टम होता है, यहाँ पे बहुत सोच समझ के काम करना होता है आपको। ठीक है, अब हम दूसरे क्रिटिकल पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है हमारा? दूसरा क्रिटिकल पॉइंट होता है कि आपको जिससे भी आपके कस्टमर्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हो, वो 2-3 चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन कर ले। यानी कि कस्टमर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मॉडल जो भी आपने यहाँ पे बनाया है, जो टिक किया उसके साथ बैठ के, वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर ले, नोट डाउन कर ले। और उस पर काम कैसे करना है, क्या करना है, वो अपनी टीम के साथ आप बैठ के बात करना। अब हम चलते हैं, यहाँ तक जितनी भी बातें हुई, यहाँ तक जितने भी बातें हुई, वो सारी की सारी बातें किसके लिए हुई? आपने अपने कस्टमर्स के लिए की। जितनी भी बातें यहाँ पे हुई A to Z, यहाँ पे अभी तक आपके बारे में कोई बात नहीं हुई है ना, यहाँ सारी की सारी बातें आपके कस्टमर्स के बारे में हुई। आपने सब कुछ कस्टमर्स को दिया। अब थोड़ी सी अपनी बात कर लेते हैं। यानी कि आप बिजनेसमैन हो और आप ऑलरेडी कोई स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हो या स्टार्टअप शुरू कर चुके हो, तो आप अपनी बात करोगे इसी फॉर्मेट में। कैसे करोगे? थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ तक कस्टमर्स की बात सुनी थी हमने, कस्टमर्स की बात की थी, अब हम अपनी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है? अब आपको क्या करना है? हाउ आई कैन रीडिफाइन एंड रिक्रिएट माई प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट सेल्स स्क्रिप्ट। आपको क्या करना है? आपको अपनी जो प्रोडक्ट है या जो सर्विसेज है उसको रीडिफाइन करना है। क्योंकि कस्टमर्स क्या चाहता है, कस्टमर किन टर्म्स एंड कंडीशन पे या किस चीज़ पे आपके साथ डील करने के लिए एग्री हुआ है, ये आपको पता है, ये आपको पता लग चुका है, ऑलरेडी आप लिख चुके हो, कस्टमर के साथ बैठ के 1-to-1 डिस्कशन कर चुके हो या वर्चुअल डिस्कशन कर चुके हो। ये चीज़ें आपको पता लगेगी कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर आपसे एक्चुअली चाहता क्या है, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। आप अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में कुछ समझना है आपको क्या करना है? रीडिफाइन करना है और रिक्रिएट करना है। किसको? अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट की सेल स्क्रिप्ट को, यानी कि जो आपने सेल्स स्क्रिप्ट बनाई हुई है उसको। अब आपको उसके साथ लेके बैठना है कि ये देखो जी, है ना। अब इसमें 2 चेंजेस आएंगे, 2 क्रिटिकल चेंजेस आएंगे। सबसे पहला चेंजेस आएगा रीडिफाइन एंड रिक्रिएट माय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी कि सबसे पहला जो फर्क आएगा वो आएगा आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस के अंदर, ठीक है। और दूसरा जो चेंज आएगा वो आएगा सेल्स स्क्रिप्ट, यानी कि जो आपका सेल करने का जो तरीका है उसमें चेंजेस आएगा। ये आप उस हिसाब से डिज़ाइन करना जिस हिसाब से कस्टमर चाहता है। एक बंदे का पर्सोना बनाने के लिए, एक बंदे का बहुत अच्छे से पर्सनलाइज करने के लिए आपको बहुत टाइम देना होता है, बहुत गहराई से समझना होता है। लेकिन अगर ये पर्सोना, ये फॉर्मेट, ये फ्रेमवर्क आपने अच्छे से यूज़ किया, डेफिनेटली आप बहुत कस्टमर्स को इस बिहाव पे, इस फॉर्मेट के बिहाव पे आप बहुत बंदों को अपने साथ लेके आ सकते हो, क्योंकि सब कुछ क्लियर है आपको किस कस्टमर्स को क्या दिया, अब दूसरा कस्टमर क्या चाहता है, तीसरा क्या चाहता है, चौथा क्या चाहता है, सब अलग अलग होगा। और आपको हर बारी चेंज नहीं करना। जो एक बारी पॉलिसी आपने बना दी उस पॉलिसी पे हेडिंग रहना और उस पॉलिसी को ही फॉलो करना है। हल्का फुल्का 19-20 इंप्रूवमेंट, वो बैलेंसिंग आपको करनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी कस्टमर का भी राइट्स होता है। हल्का फुल्का निगोशिएशन करते हैं भाई, कोई बोलने लगे अगर आप सबको 2% CD दे रहे हो, है ना, कैश डिस्काउंट 2% दे रहे हो, और कोई आपसे बोलने लगे कि जी मेरा 2.25 कर दो, और आपके पास प्रॉफिट मार्जिन है, बड़ा क्लाइंट्स है, तो आप वो कर सकते हो, क्योंकि वो आपके हाथ में होता है, वो सारा डिसीजन आपके हाथ में होता है, ठीक है। तो ये था। कई बार क्या होता है, ये पूरा का पूरा ख़त्म करके, जैसे मान लो आपने जो भी सेल स्क्रिप्ट बनाई है वो पूरी सेट नहीं बैठी कस्टमर की डिमांड के हिसाब से, तो आपको ये बिल्कुल ख़त्म करके नई सिरे से भी बनानी पड़ सकती है। अपने प्रोडक्ट एंड अपने सर्विसेज में भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस तरह के प्रॉफिट या इस तरह के लाभ क्लाइंट्स को नहीं दे रही, तो उस केस में भी आपको ये पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय करनी पड़ सकती है, दोबारा बनानी पड़ सकती है। तो ये था आज का फ्रेमवर्क, जो कि बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर किया। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर मान लो इस फ्रेमवर्क को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आई है, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर व्हाट्सअप में आप मुझको मैसेज डाल सकते हो, या कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वो मेरे से पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही।
कल हम सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि होगा चैप्टर 4। नेक्स्ट चैप्टर होगा, सेम फ्रेमवर्क होगा लेकिन अलग तरीके का। उसमें क्या सीखोगे आप? उसमें सीखोगे बिल्ड योर ब्रांड इक्विटी। क्या सीखोगे? बिल्ड योर ब्रांड इक्विटी, यानी कि अपने ब्रांड की इक्विटी हम कैसे बना सकते हैं और कैसे उसको बहुत अच्छे से स्थापित कर सकते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अगर मेरा ये फ्रेमवर्क आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं चैप्टर 4 के अंदर। तो थैंक यू सो मच।